अस्सलामुअलैकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दूर अंदेशी से तेलंगाना को मिले कई अवार्ड्स। ई दयाकर राव का बयान। मज़ीद कहा, मोदी और अमित शाह की आबाई वतन गुजरात को नहीं मिले हमारी तरह अवार्ड। कांग्रेसी सदर खरगे का मंचूरियाल जिले से रियासती व मरकजी हुकूमत पर तनकीद। कहा, तेलंगाना में दलितों को 3 एकड़ ज़मीन और डबल बेडरूम मकानात देने का किया गया था वादा। दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे को देखने के लिए भारी भीड़। दुनिया के सबसे बड़े 125 फीट ऊंचे अंबेडकर की मुजस्समे की गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के टेकबॉन इलाके में उनके पोते प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में की गई थी निकाब कुशाई। डॉक्टर अंबेडकर के पोतरे प्रकाश अंबेडकर का तकरीब से खिताब। का हैदराबाद में बाबा साहब के 125 फीट तवील मुजस्समे के नकाब कुशाई। महरूम तबक़ात में नई जान डालने, उनके ज़हनों में BR अंबेडकर के नज़रियात को फ़रोग़ देने की एक कोशिश। मौलाना राबी हुसैनी नदवी के इंतकाल पर मौलाना जाफ़र पाशा का मलाल। कहा, मिल्लत इस्लामिया का एक नाबिगा रोज़गार से महरूम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज दही तरक्की ई दयाकर राव ने दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाले एक प्रोग्राम में हाल ही में कौमी अवार्ड जीतने वाले तेलंगाना देहातों, मंडलों और ज़िला परिषदों के नुमाइंदों और अहदेदारों के लिए नाश्ता की मेज़बानी की। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। दयाकर राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अब तेलंगाना का गंगा देवी गाँव मुल्क के लिए एक मिसाली बन गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की विज़न की वजह से देहातों की शक्ल बदल गई है। कबल अज़ीद देहात बदतर हालात में हुआ करते थे, अब देहातों में सहूलियात में इजाफा हो गया है। तेलंगाना को अब तक 79 अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्होंने तवक्को की कि बेहतर काम पर जल्द ही मज़ीद अवार्ड्स तेलंगाना को मिलेंगे। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आबाई रियासत गुजरात को हमारी तरह अवार्ड नहीं मिले, ये सब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूर अंदेशी की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि हुकूमत की सहूलियात से इस्तेफ़ादा किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाँव खूबसूरत और खुशगवार नज़र आने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से अगर मरकज़ ताउन करता तो मज़ीद तरक्की की गुंजाइश होती। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत और रहनुमाई में तेलंगाना के देहातों की नई सूरत बन गई है। अवार्ड्स आसानी से नहीं मिलते। मरकज़ के ताउन के बगैर रियासत में इतने देहातों का अवार्ड जीतना कोई आम बात नहीं है। ఫలానాలతో మాట్లాడినని లేనిపోని ఊళ్ళో ప్రచారం చేసిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది మూర్ఖులు ఉంటారు. అన్ని అవస్థలు పడి ఈరోజు సర్ఫ్ ఉద్యోగస్తుల కృషి వల్ల ఈరోజు సంఘాలు ఐకేపీగా ఏర్పడి ఎంత పటిష్టంగా అయిందనేది ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతున్నా, దీంట్లో నాకు 40 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళ నుంచి ఒక అవగాహన ఉన్నది. ఆ రోజు మహిళల పరిస్థితి ఘోరంగా ఉండేది. ఎవరైనా అన్నో తమ్ముడో తల్లో తండ్రో తల్లిగారి అత్తగారింటికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వస్తే కోడిని కోయాలన్న ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉండేది. గతంలో భర్తనే పై ఆధారపడి ఉండేది. భర్త మీదనే ఏ మాటలనుకున్నా పడి ఉండేది. అంటే తల్లిగారి నుంచి ఎవరన్నా వచ్చినా కూడా కోడిని కోయాలన్న బతలాడే పరిస్థితి ఉండేది ఆ రోజు. కొడుకులకు బిడ్డలకు బిస్కెట్లు కోయాలన్నా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉండేది. ఈరోజు ఐకేపీ సెర్ఫ్ ఉద్యోగస్తుల ప్రోత్సాహంతో ఒక్కొక్క గ్రూపులో డబ్బులు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత అడిగినన్ని ఎన్ని అడుగుతాన్ని డబ్బులు మీరు షూరిటీ లేకుండా ఇచ్చిన ఘనత మీకని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మహిళల్లా ఇప్పుడు ఆర్థికంగా పైకి వచ్చారు. పైకి రావటమే కాదు, మహిళలకు గౌరవం కూడా పెరిగాది. ఏ భర్త ఇబ్బంది పెట్టడు, ఏ పిల్లలు ఇబ్బంది పెట్టకుండా డబ్బులుండే వారికి అందరూ కూడా గౌరవిస్తారు. ఇప్పుడు ఉల్టా పరిస్థితి వచ్చింది. భర్తే ఈవినింగ్ అయిందంటే బాగున్నావా అని
మహిళల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి వచ్చిందా లేదా ఇంట్లో అనేది ఒక్కసారి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాయంత్రం పూట సీస కోసం ఆఖరికి భార్యను బతిలాడే పరిస్థితి వచ్చిందంటే మీరు చేసిన కృషి, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్ని బ్యాంకులు మన ముందుకు వస్తున్నాయి. ఆ రోజు 100-200 కోట్లు ఇస్తే మా ఎక్కువ తెలంగాణ రాకముందు ఇలా 15,000 కోట్లకు పెరిగిపోయింది. 15,000 కోట్లకు. ఇలా మనం ఎన్ని సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయంటే మనతోటి ఒప్పందాలు పెట్టుకున్నందుకు మీరే చూశారు. చాలా మంది పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కూడా ముందుకు రావడం జరుగుతున్నది. ఇలా మొన్ననే మీకు తెలుసు అంతర్జాతీయ సంస్థల ఒప్పందాలు కూడా జరగటం జరిగింది. ఫ్లిప్కార్ట్, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ సంస్థలతోటి. कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अंबेडकर ने आइन लिखा, जमहूरी अमल में अंबेडकर के बगैर दलित और ख़वातीन अपने वोट का हक खो देती। खड़गे ने कल शाम मंचिरियाल ज़िले के नासपुर में मुनक़्क़िदा कांग्रेस सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अंबेडकर ने तमाम बिरादरियों को मसावी हुकूक दिए। उन्होंने याद दिलाया कि अमीर हो या गरीब सबको वोट का हक दिया गया। उन्होंने तनकीद की कि आज कई लोग अंबेडकर को भूल रहे हैं और एससी के नाम पर अपना काम चला रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि तेलंगाना में दलितों को 3 एकड़ अराजी और डबल बेडरूम मकानात नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि अवामी शोबों की सनअतों की फ़रोख्त से नौजवानों की मुलाजमतें नहीं मिल रही है। मोदी ने कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करेंगे। उन्होंने पूछा कि 9 सालों में 18 करोड़ नौकरियां कहां दी गई। उन्होंने कहा कि मुल्क में 30 लाख सरकारी मुलाजमतें खाली होने के बावजूद पूरी नहीं की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पूछा कि 9 सालों में एससी और एसटी तबक़ात के लिए कितने रकम खर्च की गई, इस तफसीलात बताई जाए। सिर्फ अखबारात में इश्तहारात से कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां ऐसा करती हैं, ताहम मुल्क को आज़ादी दिलाने वाली, मुल्क को बचाने वाली कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो मुल्क को आज़ादी नहीं मिलती। गांधी जी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क को आज़ादी दिलाई। नेहरू ने 14 साल जेल में रहकर आज़ादी दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद करने का काम किया। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद करने वालों से पूछा कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि मोदी ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया। अगर कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं करती तो मोदी आज वज़ीर आज़म और शाह वज़ीर दाखिला नहीं बनते। कांग्रेस ने मुल्क को बचाया, उसको तरक्की दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 132वीं जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान को लिखा है और प्रजाप्रभुत्व को एक दिशा दी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति में नहीं होते तो आज दलितों को वोटिंग का राइट मिलता नहीं था और जो महिलाएं हैं उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर रहने के वजह से उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज यानी महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, अमीरों को, सबको बराबर का हक दिया। सबको एक ही वोट का अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये जो कोशिश करके नया संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को सौंप दिए थे, उन्होंने ये काम किया है। लेकिन दोस्तों, आज सब लोग अंबेडकर को भूल रहे हैं, दलितों का नाम लेते हैं
कोई बाबा साहब अंबेडकर का 15 फुट का स्टैचू लगाता है, कोई 20 फीट का लगाता है, कोई 125 फीट का लगाता है। लेकिन गरीबों की हालत क्या है, उनके लिए क्या काम करना चाहिए, वो काम कोई नहीं करता। दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंचे मुजस्समे को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद देखी जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े 125 फीट ऊंचे अंबेडकर की मुजस्समे की गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के टैंक बंड इलाके में उनके पोते प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में नकाब कुशाई की गई। ये मुजस्समा अब आवाम के लिए कशिश का सबब बना हुआ है। कई अफराद इस मुजस्समे को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। कई अफराद इस कांसा के मुजस्समे को देखकर हैरत ज़दा हैं और कई अफराद इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। आवाम में इस मुजस्समे के सिलसिले में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद में बाबा साहब की 125 फीट तवील मुजस्समे की नकाब कुशाई महरूम तबक़ात में नई जान डालने, उनके जहनों में बी आर अम्बेडकर के नज़रियात को फ़रोग़ देने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा तालीम, इत्तेहाद और जिद्दोजहद पर जोर दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि तालीम और इत्तेहाद के ज़रिए नए निज़ाम के लिए जिद्दोजहद की जानी चाहिए। वो मुल्क में इंसानियत को पनपना देखना चाहते थे। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अंग्रेज़ों के दौर में हुक्मरान हमारे रवैये से खेलते थे, हमारा इस्तेहाल करते थे। आज दलित बंधु वैसे ही खेल और इस्तेहाल का जवाब देते हैं। दलित बंधु के ज़रिए लूट और इस्तेहसाल को रोकना जा सकता है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से रुपये की कदर में इस्तेहकाम और महंगाई पर काबू के लिए जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया और कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी बी आर अम्बेडकर की शख्सियत मुल्क के अवाम के सामने पूरी तरह नहीं आई है। अवाम उन्हें समाजी मसावात और तहफ़्फ़ुज़ात का अलमबरदार तक ही महदूद समझते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। वो बहुत दूर अंदेश मुदब्बिर शख्सियत के हामिल थे। उनका मानना था कि मुल्क को फलाही मुल्क बनाने के लिए छोटी छोटी रियासतों का वफाक होना चाहिए। अवाम को बाशऊर बनाने की वकालत करते थे। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बी आर अम्बेडकर मानते थे कि जिस दिन मुल्क में मजहब और ज़ात पात के नाम पर सियासत की जाएगी, उस वक्त तक मुल्क में कोई कौमी कायद नहीं रहेगा। आज मुल्क की सूरत हाल वैसी ही है। हमारे पास कोई कौमी कायद नहीं है। रियासती कायदीन के पास मौका है। ख़ासकर KCR को कौमी कायद बनने की कोशिश करना चाहिए। तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में नाफिज करते हुए मुल्क के लिए अच्छा किया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सम्माननीय के चंद्रशेखर राव जी को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से पूरी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। 125 फीट की मूर्ति का अनावरण भी आज हो गया है। लेकिन साथ साथ इस देश के अंदर जो दबा हुआ, कुचला हुआ समाज जो है, उसमें एक नई चेतना, एक नई जान दोबारा उन्होंने शुरुआत की। एक चिंगारी जो है, एक नई चिंगारी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जयंती है वो अलग ढंग से मनाई जा रही। ना सिर्फ उनके गुणगान जा रहे हैं, गुण है, गान है, उस पर लोग गा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब यहां पर चाहते थे, इस देश में जो हमेशा बाबा साहब चाहते थे, उस पर शुरुआत हुई। बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थीसिस लिखी थी कि जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या। और इस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि उस वक्त का जो राज था, अंग्रेजों का जो राज था, इंग्लैंड का जो राज था, वो रुपए के साथ में कैसे खेलते थे और उस खेल के माध्यम से
वो भारत को लूटते थे। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी रखा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो है वो उसको ये कहेंगे थ्योरी ऑफ लूट, मतलब एक दूसरे का पैसा कैसा लूटना, उसका उन्होंने विवरण किया है कि अंग्रेज जो है वो भारत को किस तरह से लूट रहा है। दलित बंधु का जो उद्घाटन हुआ, ये थोड़े बहुत पैमाने पे इस थ्योरी ऑफ लूट को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां जो प्रोडक्शन करने वाला है और बेचने वाला जो है वो यहां का दबा कुचला हुआ समाज नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, वो तो सिर्फ खरीदने वाला समाज है। आज उसमें भी एक व्यापार की भावना, कमर्शियलाइजेशन है, उसकी कोशिश की जा रही है। मैं उसकी सराहना करता हूं और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश को आर्थिक दुर्बलता से कैसे लड़ना चाहिए और साथ साथ ये जो पॉवर्टी एलिवेशन का जो सरकार का कार्यक्रम है उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के आर्थिक विचारों को आगे ले जाने के लिए मैं उनको दोबारा धन्यवाद देता हूं। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह अव्वलिन सातों में जिला हुजूर नगर की लंगागिड़ी रोड पर उस वक्त पेश आया जब ऑटो को लॉरी ने टक्कर दे दी। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लॉरी को ऑटो को टक्कर के बाद ऑटो ट्रॉली सड़क के किनारे वाक़ किराना दुकान में घुस गई। हादसे से बचने के लिए ट्रॉली में सवार अफराद उससे कूद पड़े। इस हादसे में जख्मी अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अहाते में एक शख्स को उसके तीमारदार रिश्तेदार घसीट कर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि हॉस्पिटल स्टाफ की जानिब से स्ट्रेचर फराहम न करने पर रिश्तेदारों को एक शख्स को घसीट कर ले जाते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है। ताहम हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज ने इन खबरों को गलत करार दे दिया कि हॉस्पिटल का अमला कोताही और गफलत का मुजाहिरा कर रहा है। एक वजाहत बयान जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल प्रतिमा राज ने कहा, 31 मार्च को 10 बजे शब एक शख्स को हॉस्पिटल लाया गया था जो इंतहाई अलील था। डॉक्टरों ने उसकी तशखीस की और उस मरीज़ को जनरल मेडिसिन के माहिरीन से रुजू करने का मशवरा दिया। इस दौरान मरीज़ को ले जाने के लिए स्टाफ व्हील चेयर का भी ला चुके थे। इसके बावजूद मरीज़ के रिश्तेदारों ने उसे घसीटते हुए लिफ्ट तक ले गए। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस तस्वीर से यह जाहिर होता है कि हॉस्पिटल अमले ने व्हील चेयर फराहम नहीं किया, जो सही नहीं है। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि स्टाफ ने मरीज को व्हील चेयर पर बैठाकर उसे खुसूसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए गलत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरे असना रियासती वजीर टी हरीश राव ने डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन को इस वाक़े की इंक्वायरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा कि आइडियोलॉजी नज़रिया पर समझौता करते हुए बीजेपी की पेशकदमी को रोका नहीं जा सकता। ज़ाफ़रानी जमात को शिकस्त फाश देने के लिए तमाम जमातों को नज़रिया की असास पर लड़ाई लड़नी होगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी MP ने हज़्ब इख्तलाफ की जमातों में इत्तेहाद से मुताल्लिक़ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की अपील पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आप 2024 में बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अगर आप इस ज़ाफ़रानी जमात को रोकना चाहते हैं तो इसे नज़रिया की बुनियाद पर ही रोकना होगा। आइडियोलॉजी पर समझौता करते हुए आप बीजेपी की पेशकदमी को कतई रोक नहीं सकते। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला नीतीश कुमार बिहार के मदरसा अजीज़ा क्यों नहीं गए
ये रियासत का एक तारीखी मदरसा है जहाँ शरपसंदों ने कुरान मुक़द्दस की बशमौल 4500 नुस्खे को जला दिया। जब तक आप आइडियोलॉजी नज़रिए से बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तब तक आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में ये कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है और उनके हालात पाकिस्तान से बेहतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीतारमण ने फेलोशिप के एक प्रोग्राम में ये बात कही जबकि उनकी बीजेपी हुकूमत ने फेलोशिप को ख़त्म कर दी है। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फेलोशिप 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया है। एक रिपोर्ट ने 2014 में मोदी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कमेटी ने कहा कि प्राइमरी क्लासेस से ही मुस्लिम बिरादरी में तर्क तालीम का सिलसिला शुरू होता है। कौमी तालीमी पॉलिसी की रिपोर्ट सामने आई जिसमें मुस्लिम इलाकों में स्कूल जोन के क़याम की सिफारिश की जाती है। हक़ाइक़ पेश करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम इलाकों में सरकारी मदारिस नहीं खोले जाते। आप सरकारी स्कूल्स कायम नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे। यूपीए हुकूमत ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को मुतारिफ कराया था। मोदी हुकूमत 8 साल तक चलाने के बाद इसे बंद कर दिया। रियासत में अंबेडकर के 125 फीट तवील मुजस्समे की नकाब कुशाई के जरिए केसीआर के जानिब से दस्तूर बानी को पेश करदा खराज का तस्करा करते हुए हैदराबाद के एमपी ने कहा कि चंद्रशेखर राव का पैगाम इन तमाम अफराद के लिए है जो आइन को कमज़ोर करना चाहते हैं। केसीआर ने उन तमाम लोगों को एक मुस्बत और सख्त पैगाम दिया जो मुल्क के लिए आइन को कमज़ोर करना चाहते हैं। देखिए, उस सवाल का जवाब इस तरह से मैं दे सकता हूं कि बीजेपी को और 2024 में रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर बीजेपी को रोकना चाहेंगे तो आप नहीं रोक पाएंगे। आपको फर्क दिखाना पड़ेगा। आप वो फर्क दिखाइए ना। मदरसे अजीजिया को क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री बिहार में? विजिट क्यों नहीं करते? आप दिल्ली आगे भाई वहां चले आते ना, मदरसे अजीजिया को देखते भाई क्या जलाया गया है। 100 साल पुराना बिहार का तारीखी मदरसा, हिस्टोरिकल मदरसा, उसमें जो मखतूतात जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं 4500 बुक्स को जला दिया गया इंक्लूडिंग कुरान करीम को। भाई आप दिखाइए ना, कुछ तो बताइए। आप लोगों ने बार बार मुझसे पूछते कि आप क्यों बोलते गोडसे को भारत का पहला टेररिस्ट? आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहता हूं और सच्चाई है वो। आप बोलिए ना, आप भी, कौन रोक रहा है आपको? आप बोलते नहीं है। जब तक आप बीजेपी से आइडियोलॉजिकली मुकाबला नहीं करेंगे आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। आप कोशिश कर रहे हैं, करिए कोशिश। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अमेरिका गए। अमेरिका जाकर उन्होंने बयान दिया कि इंडिया में, भारत में मुसलमान खुश हैं और इतने खुश हैं कि उनकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India? In the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. यानी कुछ भी हुआ तो हमारी आबादी पर आ जाते हैं पाकिस्तान से। अरे मोदी जी, हमारा देश तो विश्वगुरु है। विश्वगुरु है कि आप पाकिस्तान से तकबुल कर रहे हैं? अमेरिका से करते, बरतानिया से करते, पाकिस्तान से करके किसकी तौहीन कर रहे हैं आप? और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा तकाबुल मत करिए आप। और अगर हमारी आबादी बढ़ रही नहीं, कम हो रही है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, तो आबादी कम हो रही है। तो अब आप क्रेडिट ले लेंगे, कल मन की बात में आके बोलेंगे मित्रों ये कम हो रहा है मेरी वजह से। ये पूरा TFR रेट है, गिर रहा है। You would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. बोला उन्होंने कि फेलोशिप मिल रही है। कितना झूठ बोलते हैं। जो मुसलमानों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को
एमफिल और पीएचडी करने के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप मिलती थी, ये मोदी की हुकूमत ने उसको बंद कर दिया। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 9 और 10 की जमात के बच्चों को मिलेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के बच्चे तीसरी जमात से स्कूल में ड्रॉप आउट होता। हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व रुकनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना मोहम्मद राबी हुसैनी नदवी के सानिया इर्तिहाल पर अपने गहरे दुख और रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मिल्लत इस्लामिया एक नाबिगा रोज़गार शख्सियत से महरूम हो गई है जो अपने सीने में मिल्लत इस्लामिया के लिए दर्दमंद दिल रखते थे। इनके खिताबात में नसीहत के साथ साथ दावत व मौसियत की भी बेशुमार पहलू हुआ करती थी जो हर दौर और हर ज़माने में अहले हक़ और अहले फ़िक्र के लिए मशालरा हैं। समाज और माशरे की बिगड़ती सूरत हाल, दीन से दूरी, इस्लामी शायर और दीन की बुनियादी तालीमात से नावाक़फ़ियत, बहरा रवी के बढ़ते हुए मनफी रुझानात और दीन के आड़ में बेदीनी को फ़रोग़ देने की मुनज़्ज़म कोशिशों पर मौलाना राबी हुसैनी नदवी मुआशरे की हमोजहत इस्लाह के लिए असाज़दा मुअज़्ज़ज़ शहरियों और समाज के बाशऊर अफराद से अपने ख़िताबात के ज़रिए ताउन तलब करते थे ताकि हमारी नई नस्ल का दीनी और तालीमी मुस्तक़बिल रोशन और दरख्शां हो और एक इस्लामी व फ़लाही मुआशरा वजूद में आ सके। इस्लामी शायर, इस्लामी अक़ायद, मक़ासिद इस्लाम और पैगाम इस्लाम की इल्मी तनक़ीस, आलिमाना तर्स व अंदाज में की गई तशरीह और उनकी खिताबत से दरख्शां हज़ारों अफराद भरपूर इस्तिफ़ादा किया करते थे। उनकी मिल्ली, दीनी, समाजी और फलाही खिदमात कई दहाइयों पर मुश्तमिल थी। वो मिलनसार और खुश गुफ्तार शख्सियत थे। साबिक़ सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी के सानिया इर्तिहाल के बाद मौलाना राबी हुसैनी नदवी उनके हक़ीक़ी जानशीन थे। मौलाना राबी हुसैनी नदवी की शख्सियत बेमिसाल और बाकमाल थी, जिनके कौल फ़िल पर मिल्लत इस्लामिया हमेशा मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ रही। मौलाना राबी हुसैनी नदवी ने अपनी फ़रासत, दूर अंदेशी, हिकमत और अपनी आलिमाना बुर्दबारी और वक़ार से इल्म दीन की इशाअत और फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तवस्सुस से भी हज़रत ने मिल्लत इस्लामिया की जो अज़ीम खिदमत की है वह नाकाबिल फ़रामोश और तारीख़ी रही है। हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह बानी व मुहतमिम दारुल उलूम हैदराबाद से मौलाना राबी हुसैनी नदवी के गहरे इल्मी और अदबी मरासिम रहे। मौलाना राबी नदवी ने जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद शिवराम पल्ली में भी मिल्लत इस्लामिया के नुमाइंदा इज्तिमा से फ़िक्र अंगेज़ खिताब किया था। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नासिम की हैसियत से तलबा की रहबरी व रहनुमाई ने नदवा को दुनिया भर में बतौर ख़ास शोहरत व मकबूलियत अता की। खलीजी ममालिक और वहाँ के सरबराहों से मौलाना के इल्मी व अदबी ताल्लुक़ात रहे। अलावा असी समाज के तमाम तबक़ात के सरकर्दा मुहज़्ज़िब असहाब भी मौलाना की शख्सियत और उनकी इल्मियत के बड़े क़दरदान थे। मौलाना जाफ़र पाशा ने दुआ की कि मौलाना मरहूम की अल्लाह ताला मग़फ़रत फ़रमाए और उनको करबत करबत जन्नत नसीब फ़रमाए, जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। उन्होंने आम्मतुल मुस्लिमीन से जो उस वक्त उम्रा की अदायगी में मसरूफ़ हैं सबसे दरख्वास्त की हैं कि वो मौलाना मरहूम की मग़फ़रत के लिए खुसूसी दुआ करें। खजूर की बेगर रमज़ान का तसव्वुर महाल है। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर शहर हैदराबाद के खुश मेवेजात की बेगम बाज़ार मार्केट में खजूरों की ख़रीदारी के लिए लोगों का हजूम देखा जा रहा है। इस माह सयाम के मुनासिबत से खलीजी ममालिक से तकरीबन 40 अक़साम के खजूर लाए गए हैं जिनकी काफ़ी तलब है। बेगम बाज़ार के होलसेलर्स के मुताबिक हैदराबाद जनूबी हिंद के किसी भी मकाम के मुकाबले खजूरों की फ़रोख्त में सरगर्दा मकाम का हामिल है। इस साल तमाम अक़साम के खजूर की कीमतों में 10 से 15% का इजाफा हुआ है। उन होलसेलर्स ने कहा कि ज़्यादातर ग्राहक ईरानी और इराक़ी खजूर को पसंद करते हैं जिनकी कीमत 350 से 450 रुपये फ़ी किलो है, जबकि दीगर अक़साम की कीमत कम है और बिलखुसूस रवायती पिंड खजूर की कीमत इन बैरूनी खजूरों से मुकाबले कम है। कोई भी ग्राहक अपने ख़ानदान के मुआशी सूरत हाल के मुनासिबत से खजूरों की ख़रीदारी करता है जिससे रोज़ा खोलना अफजल माना जाता है। शहर में इराक़, ईरान, ट्यूनिस, अर्दन और अरब से खजूर लाए गए हैं। अजवा खजूर जो अफजल तरीन खजूर माना जाता है की कीमत
2000 रुपये या उससे ज़ायद है। होल सेलर्स ने कहा कि जारिया साल तमाम अक़साम के खजूर की कीमत में 10% का इजाफा हुआ है। कीमिया, कुब, खुर्दा, मरियम खजूर के साथ साथ कीमत में सब में इजाफा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब से 8 अक़साम के खजूर भी शहर में दस्तयाब है, जिनकी कीमत 500 रुपये फ़ी किलो से शुरू होती है। इन होल सेलर्स ने कहा कि रमज़ान में खजूर की काफ़ी मांग होती है, क्योंकि यह अफ्तारी का लाजमी हिस्सा होता है और हर कोई इसको पसंद करता है। साथ ही शीर खुरमा में भी खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में साल भर खजूर दस्तयाब रहता है, ताकि माह सयाम के मौके पर बड़े पैमाने पर खलीजी ममालिक के खजूर के फ़रोख्त में काफ़ी इजाफा हो जाता है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तदफीन हफ्ते के रोज़ यहाँ कसारी मसरी कब्रिस्तान में अमल में आई। इस मौके पर भारी सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था। सिर्फ चंद दूर के रिश्तेदारों और मकामी आवाम को कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। तदफीन का अमल 1 घंटे तक जारी रहा। प्रयागराज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आकाश कलेरी ने PTI को बताया कि अतीक अहमद के चंद दूर के रिश्तेदारों और इलाके के चंद अफराद को कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से ये ज़रूरी था कि क़ब्ल अज़ीं असद के चाचा उस्मान ने अपने भतीजे की लाश के साथ कब्रिस्तान पहुँचे। मीडिया पर कब्रिस्तान में जहां सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त था, दाखिल होने पर करीब पाबंदी आयद कर दी गई थी। अतीक ने जुमा को मजिस्ट्रेट से इजाज़त मांगी थी कि उन्हें अपने लड़के की तदफीन में शरीक होने की इजाज़त दी जाए। उनके वकील मनीष खन्ना ने PTI को बताया था कि जुमा को अम्बेडकर जयंती की वजह से तातील थी, लिहाजा ये दरख्वास्त रिमांड मजिस्ट्रेट को भेज दी गई। हफ्ते के रोज़ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त पेश करने से पहले ही तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। यहाँ ये तस्करा मुनासिब होगा कि असद और उसके साथी गुलाम जो उमेश पाल कत्ल केस में मतलूब थे, झांसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। अतीक अहमद के 5 लड़कों में असद का नंबर तीसरा था और वो उमेश पाल कत्ल केस के बाद से लापता था। हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो जाएगी। अच्छा, जो अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी शामिल नहीं होने दिया पुलिस ने, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया, हाँ, उसको लेकर कोई तो नहीं, एतराज़ नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। कम से कम यही हुआ कि कम से कम कुछ लोगों को तो उन्होंने कहा कि जो आपके करीब परिवार के उन लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको नहलाना है धुलाना है उनको हम सबको भेज देते हैं। तो उन्होंने सबको भेजा, यहाँ पर सबको भेजा। यहाँ सारी फॉर्मेलिटियाँ जो थी वो सब यहाँ हो गई। इसमें कोई मतलब एतराज़ नहीं है हमको। सब उसी कार जो है तो बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। जो भी अतीक और अशरफ को आखिरी बार चेहरा नहीं दिखाया गया, उस पर परिवार का क्या रुख है? देखिए, बाप हैं, बाप हैं जी, वो बाप हैं, मगर कुछ ऐसे परिस्थितियों में वो मतलब आपके ही कस्टडी में है, फोर्स शासन प्रशासन के कस्टडी में है कि मजबूरी है, शासन और प्रशासन की मजबूरी है जो कि उनको नहीं दिखा सके वजह को। आपको लगता है कि थाने ले जाकर भी दिखाया जा सकता था एम्बुलेंस को? हाँ, अगर चाहते, अगर शासन प्रशासन अगर चाहता तो उनको ला करके कहीं भी दिखाया जा सकता था। ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम हामिद अली है। हाँ जी, नहीं फूफा नहीं है, मैं नाना लगता हूँ। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दूर अंदेशी से तेलंगाना को मिले कई अवार्ड्स। दयाकर राव का बयान। मजीद कहा, मोदी और अमित शाह की आबाई वतन गुजरात को नहीं मिले हमारी तरह अवार्ड। कांग्रेसी सदर खरगे का मंचूरिया जिले से रियासती व मरकजी हुकूमत पर तनकीद। कहा, तेलंगाना में दलितों को 3 एकड़ ज़मीन और डबल बेडरूम मकानात देने का किया गया था वादा। दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे को देखने के लिए भारी भीड़। दुनिया के सबसे बड़े 125 फीट ऊंचे अंबेडकर की मुजस्समे की गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद के टेकबॉन इलाके में उनके पोते प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में की गई थी नकाब कुशाई। डॉक्टर अंबेडकर के पोतरे प्रकाश अंबेडकर का तकरीब से खिताब। का हैदराबाद में बाबा साहब के 125 फीट तवील मुजस्समे के नकाब कुशाई। महरूम तबक़ात में नई जान डालने, उनके ज़हनों में BR अंबेडकर के नज़रियात को फ़रोग़ देने की एक कोशिश। मौलाना राबी हुसैनी नदवी के इंतकाल पर मौलाना जाफ़र पाशा का मलाल। कहा, मिल्लत इस्लामिया का एक नाबिगा रोज़गार से महरूम।
खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827